अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एपिसोड 62 के शुरू में हम उस्मान साहब को देखेंगे जो कि कोनिया में मौजूद हैं। फिर दुष्मन फकीर उस्मान साहब को कहते हैं कि हमने जैसा जैसा सुल्तान को बोला सुल्तान वैसा ही कर रहा है, क्या हमारे कहने पर वो सुल्तान मसूद के खिलाफ हो जाएगा? उस्मान साहब कहते हैं वो जरूर होगा। सुल्तान फिलहाल जवान है लेकिन वो बहुत फुर्तीला भी है। मैंने जो भी कहा उन्होंने मेरी बात को गौर से सुना और उस बात के बारे में सोचा। अगर उन्हें मेरी बात पर यकीन ना हुआ फिर भी उन्हें थोड़ा शक जरूर होगा। हम हो या मंगोल उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें बस सुल्तान मसूद को मारने का हुक्म जारी करना चाहिए और इसी तरह ही हम भी सुल्तान मसूद तक पहुंच पाएंगे और उनसे पहले सुल्तान मसूद को हासिल कर लेंगे। अगर सुल्तान मसूद दोबारा से तख्त पर बैठता है तो कोनिया हमें आगे फतुहात करने से नहीं रोकेगा बल्कि सुल्तान मसूद हमारी मदद करेगा। उसके बाद हम सुल्तान अलाउद्दीन को देखेंगे। वजीर को कहता है कि मेरे चचा कहते थे कि हर चीज ही रियासत के लिए होती है और जिस जंग में खून शामिल ना हो वो जंग ही नहीं होती बल्कि वो बच्चों का खेल होता है। वो कहता है जब तक मेरा चचा मसूद जिंदा रहेगा वो मेरी हकमियत के लिए खतरा रहेगा, आज नहीं तो कल मंगोल उसे जरूर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम वजीर को देखते हैं जो अपने सिपाहियों को कहता है कि तमाम वफादार सिपाहियों को जमा कर लो, जब हमारा ये मसला हल हो जाएगा तो हम सुल्तान मसूद को मार देंगे। जल्दी से काली कोई वाली हवेली में चलो। उनकी ये तमाम बातें बुरहान छुप कर सुन लेता है। उसके बाद बुरहान सीधा ही उस्मान साहब के पास पहुंच जाता है और बताता है कि उन्होंने सुल्तान मसूद को काली कोई वाली हवेली में रखा हुआ है जनाब। उस्मान साहब कहते हैं बहुत खूब बुरहान, अब हम जानते हैं कि सुल्तान मसूद कहाँ पर है। अब फतह हासिल करने के लिए हमें सुल्तान मसूद को जरूर बचाना होगा लेकिन उससे पहले हमें मोहतात रहना होगा। उस्मान साहब वहाँ से चलने लगते हैं तो दुष्मन फकीर उन्हें कहते हैं जनाब फिर अलाउद्दीन का क्या होगा? उस्मान साहब उन्हें कहते हैं कि मैं अपने बेटे अलाउद्दीन को भी बचा लूंगा। दुष्मन फकीर आप फिक्र ना करें, आप इस महल में अकेले नहीं होंगे। अलाउद्दीन के पास एक फौजी के तौर पर तुरहान वहीं पर मौजूद है और शामिल भी अलाउद्दीन पर नजर रखे हुए है। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ दुष्मन फकीर को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस्मान साहब के जाने के बाद बेंदर उस्मान साहब को कत्ल करने की नीयत से उसी कमरे में आ जाता है और आकर दुष्मन फकीर से पूछता है कि उस्मान साहब कहाँ पर हैं। इस पर दुष्मन फकीर कहते हैं बेंदर साहब आपको इससे क्या मसला है? बेंदर कहता है मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं तो सिर्फ उनसे थोड़ी बात करना चाहता था, लेकिन असल में तो वो उस्मान साहब को कत्ल करने की नीयत से यहाँ पर आया था क्योंकि इस्मिहान सुल्ताना ने उसे हुक्म दिया था। लेकिन जब बेंदर देखता है कि उस्मान साहब यहाँ पर नहीं हैं तो वो अपने सिपाहियों के साथ वापिस चला जाता है। उसके बाद हम अलगन खातून को देखेंगे जो प्याज काट रही थी, इसी वजह से उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वहाँ पर वो इस्मिहान सुल्ताना के बारे में भी बुरी बातें कर रही थी। वो कहते कि इस्मिहान सुल्ताना को मुझ पर ही गुस्सा करना था, मेरे तो नसीब ही ऐसा है कि मुसीबत खुद ही मुझे ढूंढ लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेर कुताई भी खाने की तलाश में बावर्ची खाने में आ जाता है। अलगन खातून प्याज काट रही थी इसलिए उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जेर कुताई ये सोचता है क्योंकि इस्मिहान सुल्ताना ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया इसलिए वो रो रही है। फिर वो अपना एक रुमाल निकाल कर उसे दे देता है और कहता है अलगन खातून अब बस करो, रोना बंद भी कर दो, मैं वक्त आने पर तुम्हारा बदला उस खातून से जरूर लूंगा। लेकिन अलगन खातून कहती है तुम तो पागल हो जेर कुताई, मैं इस्मिहान सुल्ताना की वजह से नहीं रो रही, मैं तो प्याज काट रही थी। बस एक दफा उस्मान साहब वापिस आ जाएं, वो खुद ही इस्मिहान सुल्ताना से बदला ले लेंगे। फिर वो कहती है जेर कुताई मुझे पता है कि तुम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हो, वहाँ पर खाना पड़ा हुआ है, तुम खा सकते हो। जेर कुताई सोचता है अगर ये इस्मिहान सुल्ताना की वजह से नहीं रो रही तो शायद ये मुझसे मोहब्बत करती है इसीलिए रो रही है, इसलिए वो अलगन खातून को बाजी बोल देता है और बाजी कहने पर अलगन खातून तो बहुत ही गुस्सा कर जाती है और जेर कुताई को खाना भी नहीं देती और उसे बावर्ची खाने से भी भगा देती है। उसके बाद हम मरमरा जैक किले में अलचिचा खातून को देखेंगे। वो भी आग तैमूर के बारे में ही सोच रही थी। वो कहती कि काश आग तैमूर पहले जैसा हो जाए। इस पर रस्मा कहती है इसके बारे में मत सोचो अलचिचक, तुमने ही आग तैमूर को ऐसा बनाया है, तुमने ही उसके साथ बहुत गलत किया है। लेकिन अलचिचक कहती है कि मुझे मालूम है कि आग तैमूर ऐसा नहीं है, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन मुझे पता है कि मैंने ही उसे तकलीफ पहुंचाई है और मैंने उसका दिल भी तोड़ दिया है। उसकी ये तमाम बातें बेंगी खातून बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। इस पर रस्मा उसे कहती है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है अलचिचक, अगर वो तुमसे मोहब्बत करता होता तो तुम्हें कभी वापिस ना भेजता, काश कि मैंने उस दिन बेंगी खातून को उस कमरे में बंद ना किया होता। बेंगी खातून भी ये बात सुन लेती है और गुस्से से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और कहते कि अस्मा तुम थे जिसने मुझे कमरे में बंद किया था और वो उसे मारने भी लग जाती है। फिर अस्मा उससे माफी भी मांगती है कि बेंगी खातून मुझे माफ कर दें, लेकिन बेंगी खातून कहती है मैं तुम्हें अपने कबीले या किले में नहीं देखना चाहती, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम कल से ये जगह छोड़कर चली जाओगी, कल से मुझे यहाँ पर नजर न आना। उसके बाद हम ऐना गोल किले में तुर्गुत को देखेंगे।
तुर्गुत साहब अपने आप से बात कर रहे थे और कहते हैं कि मेरा मसला मलकियत नहीं है, वरना इस किले में रहना मुझे इतना परेशान ना करता। वो अल्लाह से मदद मांगता है, कहता है या रब मेरी मदद फरमा और मुझे सीधा रास्ता दिखा। इतने में ही शेख अदब अली भी वहाँ पर आ जाते हैं। तुर्गुत साहब बहुत खुश हो जाते हैं और शेख अदब अली को खुशामदीद कहते हैं। फिर तुर्गुत साहब उन्हें तशरीफ रखने का कहते हैं, लेकिन शेख कहते हैं तुर्गुत साहब ये बैठने का वक्त नहीं है, दुश्मन ने हमें किस तरह चारों तरफ से घेर लिया है ये भी देखने का वक्त नहीं है। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं कि शेख आप भी दूसरों की तरह बातें कर रहे हो। इस पर शेख अदब अली कहते हैं तुर्गुत साहब आपकी ये नाराजगी हमसे है या अपने आप से कर रहे हो, पहले आप इस चीज का जवाब तलाश करो तुर्गुत साहब, हमारा तो एक लफ्ज भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह शेख साहब ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ उस्मान साहब के खिलाफ हूँ, मैं आप सब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप चीजों को मेरी नजर से देखें। लेकिन शेख अदब अली इस पर कहते हैं कि ये मसला उस्मान साहब का मसला नहीं है, ना ही ये तुर्गुत का मसला है। कुफार और मुनाफिकीन मिलकर हमारे लोगों को भूख से मारने वाले हैं, वो लोग उनका खाना उनसे छीन रहे हैं। पहले ये मुसलमानों के दिफा का वक्त है, अब कुफार को रोकने का वक्त आ चुका है। तुर्गुत साहब आपने जो बात मुझे बताई है ये बात करने का अभी वक्त नहीं है, लेकिन हम फिर कभी बैठकर इसके बारे में जरूर बात करेंगे। अगर आपने उस्मान साहब की वजह से अपने फर्ज को छोड़ दिया है फिर आगे बढ़ो और अपने फर्ज को पूरा करो तुर्गुत साहब, उन मासूम लोगों से कुफार को खाना छीनने मत दो। ये कहने के बाद ही शेख अदब अली वहाँ से चले जाते हैं। फिर तुर्गुत साहब कहते हैं मेरी दुश्मनी चाहे किसी से भी हो, लेकिन मैं किसी को भी तुर्कमान का खाना छीनने नहीं दूंगा मेरे शेख। फिर तुर्गुत साहब कोतान को कहते हैं कि कोतान तमाम सिपाहियों को जमा कर लो, हम सुबह होते ही कुफार पर हमला कर देंगे, उसके बाद हम उस्मान साहब को देखेंगे। वो सुल्तान मसूद को बचाने से पहले अपने बेटे अलाउद्दीन को मिलने के लिए आते हैं। फिर अलाउद्दीन उस्मान साहब से पूछते हैं बाबा जिस काम के लिए हम आए थे क्या हमने वो कर दिया है? उस्मान साहब कहते हैं कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया और तुमने भी अपना फर्ज बहुत ही बेखूबी निभाया, बस तुम अब फिक्र मत करो, बाकी अब तुम्हारा बाबा खुद ही संभाल लेगा, लेकिन बेटा इस बात की फिक्र मत करना कि तुम कैद में हो। अलाउद्दीन इस पर कहता है कि बाबा कैद कोई चीज नहीं होती, मेरा मकसद तो आपके मकसद के रास्ते में फतह हासिल करना है और मेरा मकसद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह सिर्फ अपनी गर्दन चाकू को दिखाना है। और फिर कहता है बाबा आप अपना काम पूरा करें और मैं यहाँ पर शहीद होने के लिए तैयार हूँ। इस पर उस्मान साहब कहते हैं तुम अल्लाह की तरफ से मेरे लिए एक तोहफा हो मेरे बेटे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं इस जगह को तबाह करने के लिए वापिस आऊंगा। दूसरी तरफ हम यानी हवेली में देखेंगे। उरान मलहून खतून को कहता है अम्मा अगर हमें खाना ना मिला फिर हम क्या करेंगे? लेकिन मलहून खतून कहती हैं बेटा तुम्हें एक सरदार के तौर पर ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। एक सरदार सबसे पहले अपनी चालों की मंसूबा बंदी करता है, यहाँ तक कि अगर उसने कोई भी मंसूबा बंदी तैयार नहीं की फिर भी वो इस बात को जाहिर नहीं करता। ये तमाम बातें बाला खतून भी सुन लेती है जो अभी भी एस्मिहान सुल्ताना को मिलकर वापस आई थी। फिर मलहून खतून कहती हैं कि एक सरदार को लोगों और अपने सिपाहियों के सामने कभी भी मायूसी का इजहार नहीं करना चाहिए। एक सरदार को हमेशा एक रहनुमा के तौर पर अपने सरदारों की रहनुमाई करनी चाहिए। दरअसल तुम्हारे सिपाही तुमसे ही ताकत लेते हैं, जब तुम आगे जाकर एक सरदार बन जाओगे तो तुम्हारे सामने बहुत सारे इम्तिहान आएंगे। बाला खतून जो बाहर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी उसे इस्मिहान सुल्ताना की बातें याद आने लगती हैं, जबकि इस्मिहान सुल्ताना ने ये कहा था कि मलहून खतून एक सरदार की बेटी है और क्योंकि उरहान उस्मान साहब का बड़ा बेटा है इसलिए उन दोनों माँ बेटे की ताकत पर नजर है। फिर बाला खतून दरवाजा खोलकर एक कमरे के अंदर चली जाती है। मलहून खतून उन्हें खुशामदीद कहती हैं और कहते हैं मुझे बताओ कि इस्मिहान सुल्तान ने तुम्हें क्यों बुलाया था। लेकिन बाला खतून उन्हें ये नहीं बताती कि इस्मिहान सुल्तान तो उन्हें उनके खिलाफ भड़का रही थी, बल्कि बाला खतून कहती है कि इस्मिहान सुल्ताना ने कोई खास बात नहीं की। मलहून खतून कहती है बाला ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? बाला खतून का रवैया भी बिल्कुल चेंज हो गया था और वो कहती है कि मेरे पास अब बताने के लिए कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज के एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।